लास्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ रहे थे पाचन तंत्र, और पाचन तंत्र अपने बताया था दो चीजों से मिलकर बना हुआ था, आहार नाल और पाचक ग्रंथियों के। जो ए भाग है आहार नाल, उसके बाद उसकी स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ ली थी। अब जो दूसरा भाग आता है बिन नंबर बे, ये पाचक ग्रंथियां। आज अपन पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य के अंदर जो आहार नाल होती है उससे संबंधित 3 पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, नंबर 1 है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि है, ये मुख के अंदर पाई जाती हैं। सामान्यतः 3 जोड़ी लार ग्रंथियां मुख के अंदर पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 सब लिंगुअल ग्लैंड, या इसको बोलते हैं अधोजिह्वा ग्रंथि। ठीक है। सेकंड है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, इसको कहा जाता है अधोजंग ग्रंथि। और नंबर 3 पैरोटिड ग्लैंड, इसको कहा जाता है कर्णपूरव ग्रंथि। यानी कि ये 3 जो ग्रंथियां हैं ये मुख के अंदर पाई जाती हैं, और इन तीनों ग्रंथियों के द्वारा लार का स्राव किया जाता है। लार एक क्षारीय तरल होती है, यानी इसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, और लार के अंदर टाइलिन या अल्फा एमाइलेज, लाइसोजाइम, श्लेष्म, NaCl सोडियम क्लोराइड है, ये पदार्थ लार के अंदर पाए जाते हैं। टाइलिन या अल्फा एमाइलेज होता है, ये भोजन का पाचन करने का कार्य करता है, जबकि लाइसोजाइम जो एंजाइम है ये भोजन के अंदर उपस्थित जो हानिकारक जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनको नष्ट करने का कार्य करता है। सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का जो कार्य है वो लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा किया जाता है। श्लेष्म है, ये भोजन को लसलसा बनाने का कार्य करता है। ठीक है, ये तो था भाई अपनी जो पहली ग्रंथि लार ग्रंथि। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां मुख के अंदर पाई जाती हैं, सब लिंगुअल ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, पैरिटोइड ग्लैंड, ये पाई जाती हैं, और ये तीनों मिलकर के लार का स्राव करती हैं। लार के अंदर टाइलिन, अल्फा एमाइलेज या अल्फा एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम, श्लेष्म और NaCl पाए जाते हैं। ठीक है। सेकंड जो ग्रंथि आती है वो है यकृत ग्रंथि। यकृत जो ग्रंथि है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये ग्रंथि, जितनी ग्रंथियां शरीर के अंदर पाई जाती हैं उनके अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि है होती है वो है यकृत ग्रंथि होती है। इसका जो निर्माण है वो होता है भ्रूणीय एंडोड्रम के द्वारा। तो भ्रूणीय एंडोड्रम जो स्तर होता है उसके द्वारा इनका निर्माण होता है, यकृत ग्रंथि का निर्माण होता है। इसका जो बाहर है वो होता है 1.2 से 1.5 kg, इसका सामान्यतः बाहर पाया जाता है। स्थिति की बात करें, यानी ये शरीर में कहां पर स्थित होती है, तो ये ग्रहणी व अमाशय के पास में पाई जाती है। यानी ये जो अपना अमाशय है इस अमाशय से जुड़ी हुई होती है ग्रहणी। ये जो यू आकार की जो नलिका होती है वो कहलाती है ग्रहणी। यहाँ पर एक थैलेनुमा जो संरचना पाई जाती है वो कहलाती है यकृत ग्रंथि। ये जो यकृत ग्रंथि है ये 2 पालियों के अंदर विभक्त होती है। एक होती है, एक पाली कहलाती है दाई पाली, और दूसरी पाली बाई पाली कहलाती है। दाई पाली है, इसके अंदर एक हरे रंग की, ये गहरे रंग की एक संरचना पाई जाती है, थैले समान संरचना पाई जाती है, जिसको बोलते हैं पित्ताशय।
ठीक है। इन दाएं पाली के अंदर जो उपस्थित थैले समान जो हरे रंग की संरचना वो पित्ताशय कहलाता है। पित्ताशय के अंदर पित्त रस का संचय किया जाता है। ये जो पूरी की पूरी जो यकृत होता है ये कई पालियों से मिलकर के बना होता है। ये जो छोटी छोटी जो पालियां होती हैं इस यकृत की क्रियात्मक इकाई होती हैं और इनके द्वारा ही जो पित्त रस का जो निर्माण है वो किया जाता है। नेक्स्ट आता है जो यकृत ग्रंथि है उसका शरीर के अंदर क्या क्या कार्य होता है। तो अपन देखेंगे यकृत ग्रंथि के क्या कार्य है। देखो तो यकृत ग्रंथि का फर्स्ट जो कार्य है वो है नंबर 1 पित्त रस का निर्माण। हमारे शरीर के अंदर जो पित्त रस का जो निर्माण किया जाता है वो यकृत की कोशिकाओं के द्वारा निर्माण किया जाता है। अब यकृत कोशिकाओं से ये पित्त रस का निर्माण तो हो जाता है लेकिन इसका जो संचय है इस यकृत के अंदर उपस्थित जो पित्ताशय होता है उस पित्ताशय के अंदर इस पित्त रस का संचय किया जाता है। निर्माण है पित्त रस का जो निर्माण है वो तो कर रही है यकृत ग्रंथि, जबकि इसके संचय करने का जो कार्य है वो किया जाता है पित्ताशय। अब पित्ताशय से ये पित्त रस, ये पित्ताशय है, ये यहां से ये पित्त रस इस पित्ताशय से निकलती है पित्त वाहिनी और इस पित्त वाहिनी के माध्यम से ये पित्त रस है ग्रहणी के अंदर डाल दिया जाता है। ग्रहणी के अंदर जिस स्थान पर ये डाला जाता है वहां पर कपाट पाए जाते हैं जिसे ओडी के अवरोधनी कहा जाता है। पित्त वाहिनी है वो पित्ताशय से पित्त को ग्रहणी में डालने का कार्य करती है। ठीक है। अब देखते हैं जो पित्त रस है उसका निर्माण किससे होता है। तो जो पित्त रस है ये सामान्यतः पित्त वर्णक व पित्त वर्णक व पित्त लवण इनसे मिलकर के बना हुआ होता है। पित्त वर्णक है वो पाए जाते हैं बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन नामक ये दो पित्त वर्णक हैं ये पित्त रस के अंदर उपस्थित होते हैं। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो पित्त वर्णक है इनका निर्माण है वो हीमोग्लोबिन की विघटन से होता है। जो मृत जो आरबीसी होती हैं उनका विघटन है यकृत के अंदर किया जाता है। यकृत के अंदर जो हीमोग्लोबिन का जब विघटन होता है तो उनसे आयरन धातु अलग हो जाती है। जो प्रोटीन होती है उसको एमिनोमल में बदल दिया जाता है। शेष जो पदार्थ होते हैं उनसे बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का निर्माण किया जाता है और ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन है ये पित्त वर्णक होते हैं ये मिलकर के निर्माण करते हैं पित्त रस का निर्माण करते हैं। ठीक है। सेकंड है तो है कौन से हैं पित्त लवण। अब पित्त लवण कौन से पाए जाते हैं देखना ग्लाइकोकोलेट सोडियम बाइकार्बोनेट। ग्लाइकोकोलेट सोडियम बाइकार्बोनेट है ये पित्त लवण पाए जाते हैं। इसके अलावा पित्त रस में पित्त वर्णक व पित्त लवण के अलावा लैसेथिन व कोलेस्ट्रॉल लैसेथिन व कोलेस्ट्रॉल भी पित्त रस के अंदर पाया जाता है। अब देखते हैं जो पित्त रस है इसका निर्माण तो इनके द्वारा होगा। अब पित्त रस अपने शरीर के अंदर कार्य क्या करता है ये देखो। जैसे पित्त रस है इसको पित्त वाहिनी के द्वारा ग्रहणी के अंदर डाला जाता है। यानी जब भोजन आमाशय से ग्रहणी में आता है ग्रहणी में आने के पश्चात जो पित्त वाहिनी है इसके द्वारा पित्त रस ग्रहणी में डाल दिया जाता है। ग्रहणी में डालने से अब जो अमाशय जो अपना भोजन आया है अमाशय में भोजन का माध्यम होता है अम्लीय। अब उस अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम प्रदान करने का जो कार्य है वो पित्त रस के द्वारा किया जा सकता है। तो अपन कह सकते हैं भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। ठीक है। इसके अलावा जो पित्त रस है ये वसा का पायसीकरण यानी वसा को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ने का जो कार्य है वो पित्त रस के द्वारा किया जाता है।
नंबर 3 जो इसका कार्य है, ये भोजन के अंदर उपस्थित जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको नष्ट कर देता है, जिससे भोजन को सड़ने से बचाता है। ये पितरस के कार्य होते हैं। नेक्स्ट अपन देख रहे थे भाई किसका कार्य, यकृत ग्रंथि का कार्य। और यकृत ग्रंथि निर्माण कर रही थी पितरस का, और संचय हो रहा था कहां पर, पितरस का संचय किया जा रहा था, पित्ताशय के अंदर संचय किया जाता था। ठीक है, इसके बाद आपने देखा भाई पितरस बना किससे होता है और पितरस के क्या क्या कार्य है। अब जो सेकंड जो कार्य होता है, यकृत कार्य है यकृत ग्रंथि का, वो देखो वो है जब हमारे शरीर के अंदर जो भोजन ग्रहण करते हैं तो अतिरिक्त जो ग्लूकोज होता है, भाई कुछ मात्रा में जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीकरण कर लिया जाता है, जिससे अपने को ऊर्जा प्राप्त होती है। जितनी ऊर्जा अपने को आवश्यकता होती है उतनी ही मात्रा में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। इसके अतिरिक्त जो ग्लूकोज बचा हुआ होता है, उस ग्लूकोज को यकृत जो है, उस यकृत की जो कोशिकाएं हैं, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन, इस अतिरिक्त जो ग्लूकोज बचा है उसको ग्लाइकोजन में बदलने का जो कार्य है वो यकृत ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने की जो क्रिया है वो कहलाती है ग्लाइकोजेनेसिस। यानी जो यकृत ग्रंथि है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल रही है। अब ग्लाइकोजन को बदलने की क्रिया ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। ये जो ग्लाइकोजन है, ग्लूकोज को किसमें बदलें, ग्लाइकोजन को में। अब ये जो ग्लाइकोजन है इसको शरीर के अंदर संचित कर लिया जाता है। जब रुधिर के अंदर ग्लूकोज की कमी होती है, भाई एक टाइम तो अपन भोजन ग्रहण कर रहे हैं, इतनी मात्रा में अपने ऊर्जा आवश्यकता हुई, उतनी मात्रा में ग्लूकोज का क्या ऑक्सीकरण कर लिया। ऑक्सीकरण करने के पश्चात जो शेष बचा जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में बदल दिया। अब जो कभी कभी ऐसी स्थिति भी होती है जब शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, रुधिर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, तो उस स्थिति के अंदर क्या होता है, यकृत है ये संचित जो ग्लाइकोजन है या शरीर के अंदर संचित ग्लाइकोजन है, इस ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज के अंदर बदल देता है। और ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने की जो क्रिया है वो कहलाती है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। यकृत ग्रंथि के द्वारा शरीर में संचित जो ग्लाइकोजन जो होता है उसको वापस ग्लूकोज में बदलने की जो क्रिया है वो कहलाती है ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाती है। ठीक है, जो नेक्स्ट जो कार्य है, नंबर 1 तो क्या हो गया था, पितरस का निर्माण। सेकंड, ग्लूकोज को किसमें बदल रहा है, ग्लाइकोजन में। नंबर 3 है ग्लाइकोजन को किसमें बदल रहा है, ग्लूकोज में। अब जो नंबर 4 जो कार्य है इस यकृत ग्रंथि का वो है कभी कभी जो वसीय अम्ल साथ ही एमिनो अम्ल, वसीय अम्ल और एमिनो अम्ल, इन दोनों को जो यकृत ग्रंथि है जरूरत पड़ने पर या आवश्यकता के अनुसार इसको भी ग्लूकोज के अंदर परिवर्तित कर देती है। ठीक है, वसीय अम्ल और एमिनो अम्ल को किसमें परिवर्तित कर रही है, ग्लूकोज के अंदर परिवर्तित कर रही है। और ये जो क्रिया है वो कहलाती है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ठीक है, यानी ये जो 3 क्रियाएं हैं वो किसके द्वारा की जा रही है, यकृत ग्रंथि। यानी ध्यान रखना होगा आपको, ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन में बदल रहा है वो ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल रहा है वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जब वसीय अम्ल और एमिनो अम्ल को ग्लूकोज में परिवर्तित किया जा रहा है वो कहलाता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहलाता है। ये तीनों जो कार्य हैं यकृत ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्य है अपने पढ़ा था जो बिलीरुबिन और जो बिलीवर्डिन वर्णक है, इनका जो निर्माण, इनके द्वारा पित्तरस का निर्माण किया जाता है। पित्त वर्णक होते हैं और इन पित्त वर्णक से पित्तरस का निर्माण किया जाता है। कुछ मात्रा में जो शेष बचे हुए होते हैं उन शेष बचे हुए पदार्थों से मूत्र का जो निर्माण होता है उसमें भी मूत्र के साथ इनको उत्सर्जित कर दिया जाता है। इसके अलावा जो यूरिया है, जो मूत्र अपने बोलते हैं, इस यूरिया का जो निर्माण है
वो भी यकृत ग्रंथि के अंदर होता है और यहाँ से यूरिया को किडनी के रक्त के साथ किडनी में भेजा जाता है और इस यूरिया को मूत्र के रूप में उत्सर्जित करते हैं। तो यूरिया का जो निर्माण करने का कार्य है वो भी यकृत ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट इसका जो कार्य है वो है जब भ्रूण अवस्था होती है, मनुष्य की जो भ्रूण होता है उस भ्रूण अवस्था के अंदर या भ्रूणों के अंदर रक्त जो निर्माण की जो क्रिया है वो यकृत ग्रंथि के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है जो विटामिन ए। इस विटामिन ए का निर्माण यानी इसका निर्माण भी और तथा इस विटामिन ए का संचय भी, निर्माण का संचय दोनों यकृत ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा विटामिन डी व विटामिन B12 इन दोनों का संचय, विटामिन ए का तो निर्माण भी यहीं पर हो रहा है और संचय भी यकृत ग्रंथि के अंदर ही हो रहा है। इसके अलावा विटामिन डी व विटामिन B12 है, इसका भी संचय है वो यकृत ग्रंथि के अंदर किया जाता है। अपनी जो मृत जो आरबीसी होती है, जीर्ण शीर्ण आरबीसी होती है, उन आरबीसी का विघटन करने का जो कार्य है उनका विघटन होता है यकृत ग्रंथि के अंदर होता है। इसलिए अपन यकृत ग्रंथि को बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इनका जो विघटन करने का जो कार्य है वो यकृत के अंदर उपस्थित विशेष प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं को बोलते हैं कुप्फर कोशिकाएं। कुप्फर कोशिकाएं, ये कुप्फर कोशिकाएं हैं। ये मृत जो आरबीसी होती है, जीर्ण शीर्ण जो आरबीसी होती है, मृत आरबीसी होती हैं, उनको तोड़ने का जो कार्य, विघटन जो करने का कार्य है इन कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये तो थे अपने यकृत ग्रंथि के कार्य और यकृत ग्रंथि। अब जो नेक्स्ट नंबर 3 जो ग्रंथि है, पाचक ग्रंथि, जो आहार से संबंधित होती है वो है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि है, इसकी बात करें, ये शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो कौन सी है? यकृत ग्रंथि। जबकि इसके बाद यानी यकृत ग्रंथि से छोटी तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो है अग्नाशय ग्रंथि। इसका भी निर्माण है वो भ्रूणीय एंडोड्रम, भ्रूणीय एंडोड्रम के अंदर ही भ्रूणीय एंडोड्रम जो स्तर होता है इसके द्वारा ही अग्नाशय ग्रंथि का निर्माण होता है। अब बात करें भाई इसकी स्थिति, तो आपने एक तो संरचना देखी थी भाई, अमाशय से जो निकलती है ग्रहणी, ये जो ग्रहणी होती है ऐसे यू आकार की नलिका, इस यू आकार नलिका के आगे एक पत्ती समान संरचना, एक पत्ती समान संरचना अपन ने आहारनाल के जो डायग्राम अपन ने बनाया था मनुष्य का जो पाचन तंत्र उसके अंदर दर्शा रखी है ऐसे। ठीक है, ये जो पत्ती समान जो संरचना है वो होती है अग्नाशय ग्रंथि। जो अग्नाशय ग्रंथि है ये अंतःस्रावी व बहिर्स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियों के रूप में या दोनों तरह की कार्य करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य करती है और बहिर्स्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य करती है। अब देखिए अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी क्या होती है? बहिर्स्रावी ग्रंथियां वे होती हैं जो अपने स्राव को नलिका के माध्यम से शरीर से बाहर उत्सर्जित करती हैं, वो ग्रंथियां कहलाती हैं बहिर्स्रावी। उनके पास स्वयं की विशेष नलिकाएं होती हैं, उन नलिका के माध्यम से स्राव को उत्सर्जित करने का कार्य करती हैं। जबकि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो अपने स्राव को के लिए उनके पास कोई नलिका नहीं होती, वो सीधे रक्त के अंदर उत्सर्जित करते हैं। यानी ये चीज अपन आगे डिस्कस करेंगे जो ग्रंथियां वाले चैप्टर ग्लैंड्स का पढ़ेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे थे अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी के रूप में भी कार्य कर रही है और बहिर्स्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य है। इन दोनों के रूप में कार्य करने के कारण इसको मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि के अंदर दो प्रकार की कोशिकाओं का समूह पाए जाते हैं। दो प्रकार की कोशिकाएं को समूह, तो पहला समूह है उसको बोलते हैं एसिनाई समूह या एसिनाई कोशिकाएं।
ये जो कोशिकाएं होती हैं ये बाह्य स्रावी के रूप में कार्य करती हैं। ठीक है, इनसे ये जो एसिनाई जो कोशिकाओं का समूह है इनके द्वारा अग्नाशय रस का निर्माण है वो एसिनाई कोशिकाओं के समूह के द्वारा किया जाता है। इस अग्नाशय रस को अग्नाशय वाहिनी के द्वारा भोजन के अंदर जब ग्रहणी में जब भोजन आता है तो ये अग्नाशय वाहिनी है इस अग्नाशय रस को ग्रहणी के अंदर स्थानांतरित कर देती है। ठीक है, उसके पश्चात है नंबर 2, जो दूसरी कोशिकाओं का जो समूह है वो है लैंगरहैंस द्वीपिकाएं। ये अंतःस्रावी के रूप में कार्य करती हैं। तो लैंगरहैंस द्वीपिकाएं हैं, इसके अंदर भी 3 प्रकार की कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। कौन कौन सी है? नंबर 1 अल्फा कोशिका, नंबर 2 बीटा कोशिका पाई जाती है और नंबर 3 डेल्टा कोशिका पाई जाती है। ठीक है, जो अल्फा कोशिका है इसके द्वारा ग्लूकेगोन हार्मोन का स्राव किया जाता है। ठीक है, तो ग्लूकेगोन जो हार्मोन है ये रक्त में उपस्थित जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा को बढ़ाने का कार्य करता है, रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। जबकि बीटा कोशिका है इनके द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्राव किया जाता है। ये इंसुलिन हार्मोन है रक्त में उपस्थित जो अतिरिक्त जो ग्लूकोज है इसको कम करने का है, रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कम करने का जो कार्य है वो इंसुलिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। और इंसुलिन हार्मोन की कमी से ही मधुमेह रोग उत्पन्न होता है, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन कम हो गया तो रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी और जब रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है उस स्थिति को ही मधुमेह या डायबिटीज कहा जाता है। तो अल्फा कोशिका है इससे स्रावित हार्मोन है ग्लूकेगोन, ये रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ग्लूकोज के स्तर को बढ़ा रहा है। जबकि बीटा कोशिका है ये इंसुलिन हार्मोन से स्रावित होता है जो रक्त के अंदर जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा को कम करने का कार्य किया जाता है। और तीसरी है डेल्टा कोशिकाएं। ये जो डेल्टा कोशिकाएं हैं इनके द्वारा सेरोटोनिन, गैस्ट्रिन व सोमेटोस्टेनिन इन हार्मोनों का जो स्राव है वो डेल्टा कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। ये तो थी अपनी नंबर 3 अग्नाशय ग्रंथियां। ये जो 3 ग्रंथियां हैं वो आहारनाल से संबंधित होते हैं और इनसे स्रावित जो स्राव है वो पाचन की क्रिया के अंदर भाग लेते हैं, यानी ये तीनों ग्रंथियां पाचन की क्रिया में भाग लेते हैं। इसी के साथ जो अपना फर्स्ट जो टॉपिक था जो पाचन तंत्र उसका जो स्ट्रक्चर है यानी जो उसकी जो संरचना किस किस से मिलकर के बना होता है पाचन तंत्र वो कंप्लीट हो गया है। कल से अपन स्टार्ट करेंगे पाचन की क्रिया में।